नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। अब मैं चर्चा करूंगा सेट टू की, जिसमें आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिससे कि आप आसानी में एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे अगर आप इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के सेट पेपर पे। जैसे आपको 201 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2,40,000 रुपये है। यदि वह अपने आप पर 1,00,000 रुपया खर्च करता है और यदि बैंक जमा दर जो है 7% है, तो शुद्ध मानव जीवन मूल्य कितना होगा। देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला ये शब्द है मानव जीवन मूल्य। मानव जीवन मूल्य होता क्या है? तो मानव जीवन मूल्य यानी HLV। H मतलब ह्यूमन, L मतलब लाइफ, V मतलब वैल्यू। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके जीवन का मूल्य कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानव जीवन मूल्य कोई मोल नहीं होता है, यह अमोल होता है। लेकिन कंपनियां जो है वो आर्थिक रूप से मानव जीवन के मूल्य को निर्धारण करती है। ये इसलिए निर्धारण करती है कि आपको कितने का बीमा दिया जा सकता है या आपको कितने बीमा की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई आदमी 2,00,000 रुपया कमाता है तो उसके आर्थिक जीवन का मूल्य अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति साल में 10,00,000 रुपया कमाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन का मूल्य 2,00,000 रुपये वाले की तुलना में ज़्यादा होगा। इसके कई टर्म कंडीशन होते हैं, कई इसके पार्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे, जैसे कि व्यक्ति साल में कितना कमाता है, उसके काम करने के कितने समय बचे हैं। अगर उसका उम्र ज़्यादा है तो काम करने के लिए कम समय बचा है, अगर उसके पास उम्र कम है तो अभी काम करने के लिए उसको ज़्यादा समय है। तो कितना साल अभी उसको काम करना, इस पे डिपेंड करता है। वार्षिक आय पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो मुख्य होता है वो बैंक जमा दर। बैंक जमा दर क्या है कि अगर वो व्यक्ति जीवित रहा और जो पैसे बचा रहा है उसको अगर वो अपने आप को उस पैसे को ले जाके बैंक में फिक्स करता है जिस बैंक के रेट पे, तो उसका मूल्य जो होगा वो निश्चित रूप से बैंक ब्याज दर के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहले एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर हबेनेर। प्रोफेसर हबेनेर ने एक मशीन प्रतिपादित की थी जिसको बोलते थे मानव जीवन मूल्य की गणना करने की मशीन। वो इस बात से, उस मशीन से ये तय किया जाता था कि एक व्यक्ति का वार्षिक मूल्य कितना होगा। आज के ज़माने के लिए कहिए तो एक तरह का वो एक सॉफ्टवेयर था जिसमें वार्षिक आय, अपने आप पे कितना खर्चा करता है, परिवार के पे कितना देता है, और उसका बैंक का ब्याज दर क्या है, और बीते कितने साल का उम्र है, ये सारी डिपेंडेंट जो चीज़ें होती थी वो उसमें फीडिंग होती थी। तो वो वार्षिक मूल्य आ जाता था कि आपका इतना वार्षिक आपका इतना मानव जीवन मूल्य है। मतलब आपको कितने का बीमा करना चाहिए, तो आपके अपने मानव जीवन मूल्य के बराबर। मानव जीवन मूल्य के बराबर का मतलब ये हुआ कि अगर हम नहीं रहे, अगर आज हम नहीं रहते हैं तो हमारे परिवार को गुजारा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, वही हमारे मानव जीवन का मूल्य होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय पे 2,40,000 खर्चा करता है और 2,40,000 आमदनी है, 1,00,000 खर्च करता है, बैंक जमा दर है 7%, तो जीवन मूल्य कितना हो। इसका सही उत्तर होगा 2,00,000 रुपये, 20,00,000 रुपये। कैसे? इसको निकालने की विधि है। विधि कैसे है कि आप सबसे पहले जितनी वार्षिक आय रहेगी उसमें से जितना पैसा वो अपने आप पर खर्च करता है उसको हम घटाते हैं। तो जैसे 2,40,000 रुपया आय है और अपने आप पर खर्चा जो है उसका 1,00,000 है, बच गया कितना, तो 1,40,000। अब उस 1,40,000 में 7% से भाग देंगे, मतलब 1,40,000 भागे 7% यानी 7/100। जब इसको घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 20,00,000 रुपये। ठीक इसी तरह का दो प्रश्न और आपके सामने आ सकते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति का आय जो है वो 1,20,000 है, जिसमें से वो 24,000 अपने आप पे खर्च करता है और बैंक का ब्याज 8% है, तो कितना उसका मानव जीवन मूल्य होगा। तो कैसे निकालेंगे?
1,20,000 में से 24,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 96,000। 96,000 में भाग दे देंगे 8% से, मतलब 8/100, तो वो आपका उत्तर आएगा 12 लाख रुपया। तीसरा प्रश्न इससे जो आता है वो आता है कि एक व्यक्ति की जो है वार्षिक आय जो है 2 लाख है, अपने आप पर 1 लाख खर्च करता है और बैंक का ब्याज है 10%, तो उसका जीवन मूल्य कितना होगा? तो 2 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो 1 लाख, 1 लाख में फिर 10% से भाग देंगे तो उसका सही उत्तर होगा 10 लाख। तो ये 3 प्रश्न इससे ठीक इसी तरह के बनते हैं। अब इससे मानव जीवन मूल्य से अगला प्रश्न ये बन सकता है कि मशीन किसने प्रतिपादित की थी गणना वाली? तो वो थे प्रोफेसर हबेनेर। या ये पूछ सकता है कि वार्षिक आय और अपने आप पे खर्च के अलावा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो महत्वपूर्ण होता है मानव जीवन मूल्य की गणना करने के लिए? तो वो सही होता है बैंक की ब्याज दर। तो ये प्रश्न इनसे बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 202 नंबर। निम्नलिखित में से किस बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना 30,000 की जनसंख्या पे की गई है? तो जो 30,000 की जनसंख्या पे स्थापना होता है वो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसकी स्थापना जो है वो 30,000 की जनसंख्या पे होती है। ये एक स्वास्थ्य की इलाज कराने के लिए नज़दीकी जो आपका हॉस्पिटल होता है, जो PHC प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। इससे जो बड़ा वाला होता है वो होता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1 लाख की जनसंख्या पे। तो 30,000 पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो CHC होता है यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो PHC का रेफरल बॉडी है, यानी PHC जब रेफरल करेगा, अगले को भेजेगा, तो वो जाएगा CHC में। PHC छोटा होता है जबकि CHC बड़ा होता है। वो बड़ी जनसंख्या पे भी निर्भर करता है और कई सारी चीज़ें वहाँ महत्वपूर्ण होती है। जैसे PHC में 4 से 6 बिस्तर होते हैं, एक नर्स होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, और इस तरह के सुविधाएं जो होती हैं वो एक लिमिटेशन होती है वहाँ सब सुविधाएं की। लेकिन CHC पे सुविधाएं जो होती हैं वो थोड़ा आपका ज़्यादा होता है। जैसे कि वहाँ पे 10 से 15 बिस्तर रहते हैं, 4 वहाँ पे नर्सेज रहेंगी, एक डॉक्टर का मुख्य डॉक्टर रहेगा, 4 सहायक डॉक्टर रहेंगे, और बिस्तर जो रहेगा वो 10 से 15 रहेगा, और वहाँ पे जांच की सुविधा भी रहती है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसके बारे में पूछ सकता है कि स्वास्थ्य बीमा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो CHC होता है वो प्राथमिक का रेफरल है, वहाँ पे 10 से 15 बिस्तर रहते हैं, इसकी स्थापना 1 लाख की जनसंख्या पे होती है, वहाँ पे जांच की सुविधा होती है, वहाँ पे 10 ये आपका जो डॉक्टर रहेंगे, 4 नर्सेज रहेंगी, एक मुख्य डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी होता है, 2 से 4 तक सहायक डॉक्टर होते हैं, और सारी जो व्यवस्थाएं होती है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अच्छी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 203 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में सत्य है सिवाय? देखिए ये क्वेश्चन में लास्ट में सिवाय जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमको जो सही नहीं है वो बताना है। अब पहले कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ESIC, यानी ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सत्य हैं? देखिए इसके बारे में सत्य ये है, जैसे पहला विकल्प कह रहा है कि यह 15,000 रुपये की पारिश्रमिक अर्जित करने वाले सभी कामगारों को अंशदायी योजना के तहत कवर किया जाता है। तो ये सही बात है, जिसकी इनकम जो रहेगी वो 15,000 से ऊपर रहेगी वो इसके श्रेणी में आते हैं। दूसरा सही क्या चीज़ है, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता क्रमशः वेतन के 1.75% और 4.75% का योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार जो है 12.5% का योगदान करती है। तो ये भी कथन सत्य है। यहाँ पे जो एम्प्लॉई रहेगा 1.75% और उसका जो नियोक्ता यानी
उसकी कंपनी रहेगी 4.75% और जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो 12.5% का योगदान करती है। तीसरा क्वेश्चन, यह जीआईसी की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये कथन जो है गलत है। यह जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलता है वो जीआईसी से यानी साधारण बीमा निगम से नहीं चलता है, यह चलता है ईएसआईसी से, मतलब इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से। तो ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प, इसकी सेवाएं निजी क्षेत्र में कामगारों के लिए शुरू की गई है जो स्वयं के औषधालय और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। इससे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिसके बारे में ये गलत पूछेगा कि कौन सा कथन गलत है। तो एक ये का सही हो जाएगा कि यह जीआईसी की कार्यान्वयन एजेंसी है, ये कथन गलत है। तो एक आपका ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि उसमें विकल्प में लिखा रहेगा कि यह ईएसआईसी यानी इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कार्यान्वयन एजेंसी है, लेकिन गलत कहाँ किया रहेगा, जिसमें बी नंबर विकल्प आपको दिख रहा होगा। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता 1.75 और उसका नियोक्ता जो रहेगा 4.75 का योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकारें सही है कि 12.5% का योगदान करती है, लेकिन विकल्प में लिखा रहेगा 7.5% यानी 7.5% का योगदान करेगी। तो ये कथन जो है गलत हो गया है, क्योंकि सही जो है 12.5% है, 7.5% गलत है। तो ये 2 प्रश्न इससे आपको मिलेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस में होता है, सिवाय, मतलब कौन सा विवरण जो होता है वह प्रोस्पेक्टस में नहीं होता है। जो ब्रोशर आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उसमें क्या डिटेल नहीं रहता है, तो लाभों का दायरा लिखा रहता है कि हम कितने % तक आपको देंगे। दूसरा, योजना गारंटीड है या नॉन गारंटीड ये भी लिखा रहता है। आपके क्या अधिकार और क्या शर्तें हैं वो भी लिखा रहता है, लेकिन समुदेशन फॉर्म का विवरण उसमें नहीं रहता है। तो ये कथन आपका जो है सही है। अगला, वारंटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प में है कि यह बीमा अनुबंध में निश्चित परिस्थितियों में बीमा कंपनी के देयता को सीमित करने के लिए प्रयोग होता है, और दूसरा क्वेश्चन में ही है कि वारंटी जोखिम के प्रबंधन और सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये दोनों कथन आपके सही है, इसलिए आपको दोनों कथन सही पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, किसे खतरनाक रोग बीमारी लाभ भी कहते हैं। तो जो खतरनाक रोग बीमारी लाभ, या ये पूछ सकता है एग्जाम में, किसे संकटपूर्ण रोग बीमारी लाभ भी कहते हैं। तो जो क्रिटिकल इलनेस होता है उसको गंभीर बीमारी या संकटपूर्ण रोग का नाम भी देते हैं। तो इसको बोलते हैं गंभीर बीमारी रोग लाभ यानी क्रिटिकल इलनेस। अगला, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी में प्रति व्यक्ति कितना का बीमा राशि सीमित होता है। तो इसका सही उत्तर है 5,000। एक जन आरोग्य जो है ग्रामीण स्तरों पे एक छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये कार्ड मिलता है, जिसमें प्रति व्यक्ति मैक्सिमम 5,000 रुपये का लिमिट होता है, जिसके तहत वो इलाज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोखिम के चयन का क्या मतलब है। तो जोखिम का चयन का मतलब हुआ कि जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी बीमा में, चाहे वो जीवन बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा हो, तो कंपनी पहले प्रस्ताव जो आप दिए रहेंगे उसका मूल्यांकन करती है और जोखिम को देखती है, जोखिम को आइडेंटिफाई करती है कि ये इस व्यक्ति पे कितने रिस्क है। तो इसका विकल्प है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा इसके द्वारा प्रस्तुत जोखिम की डिग्री के संदर्भ में यह तय करना कि बीमा प्रदान किया जाए कि नहीं, और अगर प्रदान करे तो किन शर्तों में। तो कंपनी मूल्यांकन उसी लिए करती है कि इस व्यक्ति पे कितना रिस्क है, और उस रिस्क के हिसाब से ये तय करती है कि इस व्यक्ति को बीमा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाए तो किन शर्तों पे, उनसे कम प्रीमियम लिया जाए कि अधिक प्रीमियम लिया जाए, कि उस पॉलिसी में ग्रहणाधिकार लगाया जाए, ये सारी चीज़ें तय करती है। अगला 209 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल चयन का क्या मतलब है। प्रतिकूल चयन मतलब उल्टा यानी गलत चुनाव। तो इसका उत्तर है कि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जहां जो उत्सुकता से बीमा की मांग करते हैं और इस प्रक्रिया में लाभ अर्जित करने के लिए संदेह करते हैं और जानते हैं कि उनके द्वारा नुकसान करने का संभावना बहुत ही अधिक है। जहाँ पे प्रतिकूल चयन हुआ, गलत चुनाव, वहाँ पे
जैसे अगर कोई आदमी उत्सुकता से बीमा की मांग कर रहा है तो वहाँ पे ये संभावना हो सकती है कि उसे कोई बीमारी, उसे कोई रोग या किसी तरह का उस पर रिस्क है, जहाँ पे उसको लाभ के अर्जित किए जाने की संभावना अधिक है। इसलिए प्रतिकूल चयन से यानी गलत चुनाव से कंपनी बचती है। अगला क्वेश्चन 210 नंबर, राम पूर्व में तपेदिक से पीड़ित था और इस समय बीमा की मांग कर रहा है तो कंपनी क्या करेगी? देखिए, अगर किसी भी प्रस्ताव करते समय अगर कोई ये डिस्क्लोज करता है कि मैं पूर्व में इस बीमारी से पीड़ित था या इस तरह की दिक्कतें थी, तो ऐसा नहीं कि बीमा स्वीकार नहीं होगा। बीमा कंपनी बीमा स्वीकार करेगी, लेकिन उसमें क्या करती है, ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकार करने का निर्णय लेती है। ग्रहणाधिकार क्या है? तो ग्रहणाधिकार कुछ समय के लिए पॉलिसी पे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लियन, कुछ समय के लिए पॉलिसी पे लियन लग जाता है, यानी ग्रहणाधिकार लग जाता है, जो 5 वर्षों तक मैक्सिमम होता है। अगर 5 वर्षों के दौरान ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी जितने का बीमा रहेगा वो पूरा बीमा नहीं मिलता है, उसमें से कम मिलता है। जैसे कि पहले साल अगर 1 लाख रुपए का बीमा है तो कंपनी कहेगी अगर पहले साल आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम आपको 90,000 का क्लेम देंगे। उसके बाद कहेगी कि अगर दूसरे साल मृत्यु हो जाएगी तो हम 92,000 देंगे, तीसरे साल होगी तो 96,000 देंगे, और जैसे ही 5 साल पूरा हो जाएगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो अगर आप मृत्यु हो जाएगी तो पूरा का पूरा 1 लाख का रकम है वो देंगे। मतलब एक तरह से उतने समय के लिए ग्रहण लग जाता है उस पॉलिसी पे, जो धीरे धीरे ग्रहण कटता जाएगा और बीमा की रकम जो है बढ़ती जाएगी। तो ये विशेष रूप से तब लगता है जब कोई कस्टमर पूर्व में किसी रोग या बीमारी से पीड़ित रहा हो और इस समय बीमा की मांग कर रहा हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर नियोक्ता समूह है जिसे समूह बीमा प्रदान किया जा सकता है सिवाय, या ऐसे आ सकता है कि कौन सा गैर नियोक्ता समूह है जिसे समूह बीमा हम दे सकते हैं? तो नियोक्ता कल्याण के संघ के जो लोग हैं ये उनको दिया जा सकता है। कंपनी द्वारा जो क्रेडिट कार्ड के धारक हैं उनको दिया जा सकता है। एक विशेष व्यवसाय के ग्राहक जहां एक बीमा के एड ऑन के लाभ में दिया जा सकता है। एक बैंक के उधारकर्ता और व्यवसायिक संगठन के सोसाइटी के लोग दिए जा सकता है। तो ये सारे लोगों को दिया जा सकता है। इसका मतलब सभी कथन जो है वो सही हैं। देखिए, समूह बीमा मुख्य रूप से उनको दिया जाता है कि जिन्हें मतलब एक विशेष वर्ग के कोई लोग हो, कोई टीचर के वर्ग हो, बैंक के कस्टमर हो गए, तो एक उन तरह से कहा जाए तो एक समान उद्देश्य के लिए अगर जहाँ पे लिया जाता है वो वहाँ पे समूह बीमा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की ज़रूरत दूसरी है और दूसरा विभाग से कार्य करता है तो उसको उसमें जोड़ के दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 212 नंबर, अमेरिका का एक व्यक्ति सिर हिलाकर ना कहता है, यह गैर मौखिक रूप से किस बात का उदाहरण है? तो अगर सिर हिला के ना कहने का मतलब है कि नकारण, मतलब उसको नकारने का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला 213 नंबर, स्वास्थ्य बीमा किस प्रकार का लाभ देती है? पहला स्वास्थ्य लाभ और सेवा, तो जो भी स्वास्थ्य बीमा है दोनों देती है। इसमें सी नंबर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट है तो कहाँ जा सकता है? तो जैसे आप जानते हैं लोकपाल के पास 20 लाख रुपए का केस लेके हम जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकपाल जो है अगर कंपनी के पक्ष में फैसला दे देगा तो ग्राहक आगे भी शिकायत लेके जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर लोकपाल जो है कस्टमर के हित में फैसला दे देगा तो कंपनी उस चीज़ को मानने के लिए बाध्यकारी होती है। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट है तो कहाँ जाएगा? तो जिला स्तर यानी कंज्यूमर फोरम में आगे जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर, निम्न में से किसे अस्थि नहीं कहा जा सकता? अस्थि यानी एसेट, तो गाड़ी अस्थि है, संपत्ति भी अस्थि है, हवा संपत्ति नहीं है, साख यानी अपना गुडविल या क्रेडिट जो है एक तरह से संपत्ति है। तो सही विकल्प है सी। क्वेश्चन देखते हैं 216 नंबर। क्वेश्चन है कि हानि सह सकने के सामर्थ्य से ज़्यादा जोखिम मोल न ले का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उतना ही जोखिम ले जितना कि सह सकते हैं।
मतलब ये कि अगर जैसे आपको किसी तरह की लोन की ज़रूरत पड़ी तो बैंक से आप उतना ही लोन लें अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो, जितना कि अगर व्यवसाय का में घाटा भी हुआ तो आप उस चीज़ को सह सके, यानी उतना ही जोखिम ले जितना कि सह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विविधकरण या विशाखन के परिणाम स्वरूप क्या फ़ायदा होगा? तो जो विविधकरण या विशाखन होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, तो ये विविधकरण यानी अलग अलग, जैसे आपका जो फंड है, आप किसी फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप अलग अलग फंड में पैसा निवेश करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जोखिम कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई फंड काम नहीं भी किया, कोई फंड में फ़ायदा नहीं भी हुआ, तो और फंड से आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपने बटुए में, आपके पास 4 बटुए हैं, चारों बटुए में पैसे रखे हैं, अगर एक बटुआ का नुकसान भी हो जाता है तो 3 बटुआ बचा रहेगा। अगर आप एक ही बटुए में पैसा रखे रहेंगे और पूरा बटुआ अगर गिर जाता है तो पूरा का पूरा नुकसान होगा। तो 2 शब्द होता है, विविधकरण या विशाखन, और दूसरा होता है पारस्परिकता या एकीकरण। तो फ़ायदा किस में होता है? विविधकरण या विशाखन में, क्योंकि विविधकरण में अलग अलग निवेश होता है और एकीकरण में या पारस्परिकता में एक जगह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तरजीविता लाभ का उदाहरण है सिवाय? सिवाय मतलब कौन उत्तरजीविता लाभ का उदाहरण नहीं है, उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सही है अवधि बीमा का परिपक्वता। उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल बेनिफिट, यानी जीते जीते जिसका लाभ मिले। तो जैसे बी नंबर विकल्प है पॉलिसी का समर्पण, यानी पॉलिसी सरेंडर होती है जीते जीते। कोई घटना घटित होती है अगला विकल्प के अनुसार तो राइडर का भुगतान भी जीते जीते मिलता है। डी का विकल्प है मनी बैक का जो भुगतान होता है वो भी जीते जीते। लेकिन अवधि बीमा में परिपक्वता जो होती है वो नहीं होती है। अवधि बीमा में अगर मरने के बाद पैसा मिलता है, वो जीते जीते लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन आंसर नंबर ए। अगला 219 नंबर क्वेश्चन, समुदेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है सिवाय? यानी समुदेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अंत में सिवाय जोड़ दिया है। सबसे पहले आप समुदेशन के बारे में समझिए। समुदेशन कहलाता क्या है? समुदेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असाइनमेंट। ये क्या है? तो समुदेशन का मतलब होता है अपना अधिकार का हस्तांतरण, मतलब अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देना। जो समुदेशन होता है ये 2 तरह से होता है, एक पूर्ण समुदेशन यानी एब्सोल्यूट असाइनमेंट, और दूसरा होता है सशर्त समुदेशन यानी कंडीशनल असाइनमेंट। अगर आप पूर्ण समुदेशन के तहत समुदेशन करते हैं तो जिसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया अधिकार, उसका वो ओनर हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन सशर्त में वो अधिकार जो है वापस आ भी सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जैसे मैं हूँ तो मैं समुदेशन करना चाहता हूँ, तो मैं जो हूँगा उसको कहेंगे समुदेशक यानी असाइनी। तो जैसे मैं हूँ तो मैं कहलाऊँगा समुदेशक। मैं अगर किसी और को अपना अधिकार हस्तांतरण कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति कहलाएगा समुदेशिती। मैं समुदेशक हो गया और वो जो सामने वाला व्यक्ति हो गया समुदेशती हो गया, और दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होगी वो होगी समुदेशन की। तो अधिकार हस्तांतरण कर देने के बाद पूर्ण समुदेशन में जिसको हस्तांतरण कर दिया उसको लाभ मिलेगा, चाहे समुदेशक की मृत्यु हो जाए। मृत्यु होने पे सीधे लाभ किसको मिलेगा? समुदेशती को, यानी जिसको अधिकार हस्तांतरण कर दिया गया है उसको। किस समुदेशन में? पूर्ण समुदेशन में। जबकि सशर्त में ऐसा नहीं होगा, सशर्त में अधिकार वापस आ जाता है। सशर्त समुदेशन ऐसे आप कह सकते हैं जैसे कि किसी ने गिरवी रखा है, तो गिरवी रखने का मतलब कि मैंने आपको किसी और को गिरवी अपना रखा है पॉलिसी कि मैं अब किसी शर्त के तहत कि मैं अपना यह शर्त जो पूरा कर दूंगा तो फिर अधिकार मेरे पास आ जाएगा। तो ये 2 तरह का समुदेशन होते हैं। तो ये धारा 38 के तहत होता है, ये सत्य कथन है। समुदेशन में गवाह अनिवार्य होता है, ये भी कथन सत्य है। डी नंबर विकल्प है कि समुदेशन होने पे नामांकन रद्द हो जाता है। जैसे कि मैंने समुदेशन कर दिया तो जाहिर सी बात है जिसको नॉमिनी बनाया उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये सी नंबर विकल्प है कि समुदेशक का पॉलिसी पर पूरा अधिकार होता है। तो ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको बेच दिया उसका अधिकार हो जाता है, समुदेशिती का, और ये कह रहा है कि समुदेशक का अधिकार होता है। ये कथन गलत है। इससे एक और प्रश्न आता है
कि राम नाम का एक व्यक्ति है, उसने पूर्ण समुदेशन किया है श्याम को, और उसकी जो उसने गंभीर बीमारी का राइडर लिया है, बीमारी का पता चला है, तो लाभ किसको मिलेगा, राम को मिलेगा या श्याम को मिलेगा। लेकिन चूंकि उसने पूर्ण समुदेशन कर दिया है, उस कंडीशन में भले ही बीमारी हुई है राम को, लेकिन उसका लाभ जो मिलेगा वो श्याम को मिलेगा, मतलब जिसको अधिकार हस्तांतरण कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 220 नंबर, निम्न में से कौन सा लाभ कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत आता है। कीमैन बीमा क्या है, कीमैन यानी प्रमुख व्यक्ति बीमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कीमैन। तो जैसा पिछले आपको सेट में चर्चा की गई थी कीमैन के बारे में, कि यह मुख्य रूप से व्यवसायिक लाभ के लिए लिया जाता है, जिसमें व्यवसायिक लाभ के दौरान अगर जो व्यक्ति का प्रमुख व्यक्ति बीमा के तहत बीमा कवर है, उसकी मृत्यु या अक्षमता से अगर कोई भी नुकसान होगा तो बीमा कंपनी उसको देती है। अगला क्वेश्चन, ग्राहक को बीमा लेखन से क्या फ़ायदा है। तो बीमा लेखन से फ़ायदा ये है कि उचित और तुलनात्मक दर, मतलब जो अगर कम रिस्क रहेगा तो कम पैसे देने रहेंगे, ज़्यादा रिस्क रहेगा तो तब ज़्यादा पैसे देने रहेंगे। 222 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल का निर्णय कितने दिन में देता है। तो लोकपाल जो होता है, आपको बताया गया है कि निर्णय जो है वो 3 माह में, जबकि लोकपाल सिफारिश यानी समझौता 1 माह में देता है। आवरण नोट किस प्रयोग किस बीमा में होता है। तो ये गैर जीवन और समुद्री बीमा दोनों में होता है। 224 नंबर क्वेश्चन, निर्विवादी क्लाज यानी धारा 45 से किसे लाभ होता है। देखिए, निर्विवादी क्लाज यानी धारा 45 सेक्शन 44 के तहत ये क्लाज जो कहता है कि 2 साल के अंदर अगर बीमा कंपनी को पता चल जाता है कि आपने ये चीज़ छुपाया है, तो कंपनी बीमा को शून्य बना के पूरा पैसा जब्त कर लेती है। लेकिन 2 साल के बाद अगर कंपनी को पता चलता है कि आपने ये चीज़ छुपाया है, तो उसमें बीमा को शून्य या न्यूल एंड वॉइड बनाने का हकदार नहीं होती है। तो इससे किसको फ़ायदा होगा। तो इससे ध्यान रहे कि दोनों लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन 225 नंबर, इसके बारे में भी पहले से चर्चा की गई है कि कीमैन बीमा जो है व्यवसायिक बीमा है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश उत्पादन विभाग में कार्य करता है और सुरेश कंपनी में 25% योगदान करता है। तो दोनों ही कीमैन बीमा के रूप में काम करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों व्यवसायिक रूप से किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो दोनों की अगर किसी भी मृत्यु या क्षमता से कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी देगी। अगला, निम्न में से कौन उम्र के लिए मानक प्रमाण पत्र है। मैंने इसके बारे में भी चर्चा की है। मानक प्रमाण पत्र में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, ये सारे प्रूफ आते हैं। गैर मानक में राशन कार्ड, जन्म कुंडली, स्वयं घोषणा और ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र जो देते हैं वो होता है। तो ये मानक पूछा है, तो इसका सही उत्तर है पासपोर्ट। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में अभिभावक की जरूरत होती है। तो ये बताए हैं, अभिभावक या अपॉइंटी जिसको बोलते हैं नियुक्त व्यक्ति, उसकी जरूरत तब होती है जब नमिति जो है नाबालिग होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आकस्मिक घटना किस बीमा में होती है। तो इसका सही उत्तर है दोनों, वो चाहे जीवन बीमा हो चाहे गैर जीवन बीमा, किसी में घटना हो सकती है। 235 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन परिवर्ती जीवन बीमा के बारे में सत्य है, सिवाय मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी नहीं होती है। जबकि ऐसा नहीं है, किसी बीमा में वो न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी होती है कि आपको मिनिमम 10 टाइम या 11 टाइम आपको ये रिस्कवर जो है दिया जाता है। पहला विकल्प है कि नगद मूल्य गारंटीकृत नहीं होता है, ये जो है सही बात है। दूसरा, पॉलिसी मालिक यह चयन करता है कि निवेश कहाँ किया जाए, ये भी सही बात है। फंड का चयन जो है उसका मालिक करता है। न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी है, ये सही बात है। लेकिन डी नंबर सही है कि न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी नहीं होती। ये कथन जो क्या है गलत है, क्योंकि हमको गलत बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सत्य है सिवाय। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 238,
जिसमें कह रहा है कि श्रीमान राम को अवमानक जीवन के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, तो मैंने बताया था कि व्यक्ति का जो जीवन चक्र होता है वो 3 तरह से होता है। पहला पसंदीदा जीवन, दूसरा मानक जीवन यानी औसत जीवन, तीसरा अवमानक जीवन या उपमानक जीवन। तो अगर अवमानक बताया गया है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को बीमा किया जा सकता है लेकिन उससे अधिक प्रीमियम लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, श्रीमान राम का जीवन अनुमानित मर्यादा औसत या मानक से अधिक है और फिर भी बीमा के योग्य है। ये कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन 239 नंबर, श्रीमान राम के अनुमानित मर्यादा के तालिका के अनुरूप उसके जीवन बीमा पॉलिसी को अतिरिक्त प्रीमियम पे स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा जीवन कहलाएगा, अवमानक जीवन, क्योंकि अवमानक में ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता है, पसंदीदा जीवन में कम पैसा लिया जाता है, और मानक जीवन यानी जो औसत जीवन होता है उसमें सामान्य दर का पैसा लिया जाता है। अगला निष्ठा की पराकाष्ठा के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो निष्ठा की पराकाष्ठा जो होती है वो दोनों पक्षों पर लागू होता है और दोनों पर बाध्यकारी होता है। दोनों पक्ष यानी कस्टमर और कंपनी दोनों पे लागू होगा कि सही सही हम सारा ब्यूरो दें, और कंपनी का भी ये दायित्व है कि सही सही हमको जो भी प्लान का डिटेल्स हैं या प्रॉफिट हैं वो हमको बताए। तो ये दोनों पक्षों पर लागू होता है। 241 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अनुग्रह अवधि के दौरान मृत्यु हो जाएगी तो क्या भुगतान होगा। तो आपको बताया गया है कि अगर छूट के दौरान यानी ग्रेस पीरियड के दौरान ग्राहक की मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु दावा का भुगतान होगा, लेकिन उस साल का प्रीमियम उसमें से घटा दिया जाएगा। देखिए ये 244 नंबर प्रश्न, सार्वभौगिक स्वास्थ्य बीमा जिसको UHIS के नाम से बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यह पॉलिसी 100 या उससे अधिक परिवारों के लिए उपलब्ध है, ये कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है यह पॉलिसी एक व्यक्ति या उसके परिवार के लिए 30,000 रुपये तक अस्पताल में भर्ती होने पर प्रदान करती है। तो ये भी कथन सत्य है, जिसमें मैंने बताया था कि जन आरोग्य बीमा उसी का यह एक पार्ट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपये का बीमा होता है और पूरे परिवार के लिए 30,000 रुपये का। इसका मतलब ये दोनों कथन सत्य है। 245 नंबर, पॉलिसी दस्तावेज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पॉलिसी दस्तावेज यानी पॉलिसी बॉन्ड, इसके बारे में कथन सत्य है कि जो बॉन्ड होता है उस पर अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए और भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार टिकट लगे होने चाहिए, तभी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हम वैलिड मान सकते हैं। अगला भविष्य आरोग्य पॉलिसी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन में ही रहेगा ये आपको कि यह योजना 1990 में शुरू हुई और सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा का देखभाल करने के लिए उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन में रहेगा ही कि प्रस्तावक की उम्र 25 वर्ष और 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा प्रस्तावक का जो उम्र है वो 55 और 60 के बीच जो है वो अपना रिटायरमेंट का उम्र चयन कर सकता है। तो ये दोनों कथन सही है। आपको विकल्प में मिलेगा ए नंबर विकल्प में केवल पहला सही है, बी में मिलेगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है, सी में मिलेगा कि केवल दूसरा जो सही है, और डी में मिलेगा कि दोनों गलत है। तो जहाँ पे दोनों सही है वहाँ पे आप इसको लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों कथन जो है जो कह रहा है वो दोनों कथन सही है। यूलिप में NAV का मतलब नेट एसेट वैल्यू, NAV नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं सकल संपत्ति मूल्य। अगला 248 नंबर प्रश्न, विविध प्रकार में अस्पताल में कौन कौन खर्चे आते हैं। विविध प्रकार मतलब अलग अलग शुल्क में कौन कौन अस्पताल में खर्चे आएंगे। तो कमरे या बोर्डिंग और नर्सिंग के खर्चे आते हैं, वो विविध प्रभार के रूप में उसको बताया जाता है। 249 नंबर, इनमें से कौन बिक्री का प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिक्री के दौरान क्या आप नहीं करेंगे, तो पूर्वेक्षण नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगाएंगे। इसमें सही ये जो है कथन सही है कि मतलब ये हिस्सा नहीं है। क्या क्या हिस्सा है, बिक्री साक्षात्कार, आप उसका बिक्री के दौरान उसको सारी चीज़ें समझेंगे, नुकसान का आकलन करेंगे और अंत में पॉलिसी के लिए क्लोज करेंगे कॉल। लेकिन पूर्वेक्षण मतलब पहले ही आप ये नहीं आप फाइनल करेंगे कि हम इनसे बीमा जो है उनसे ये मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा। आप पहले सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से करेंगे, उसके बाद आप इसका समापन करेंगे। 250 नंबर क्वेश्चन, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक यानी शेयर वाला बीमा खरीदा है।
अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या भुगतान होगा। देखिए, जो शेयर वाली यानी जो यूलिप यानी यूनिट लिंक की पॉलिसी होती है, उसमें अगर ग्राहक के बीच में मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन या उसका जो फंड अगर बढ़ के जो बना होगा उसमें जो भी ज़्यादा है वो मिलता है। ऐसा नहीं कि बीमा कम है तो बीमा दिया जाएगा या फंड कम है तो फंड दिया जाएगा। जो भी दोनों में से ज़्यादा रहेंगे, जैसे किसी ने 1 लाख रुपया का बीमा जमा किया और उसका फंड जो है 10 साल के बाद है 15 लाख रुपये, जबकि उसका जो बीमा है 10 लाख रुपये का है, तो उसमें जो भुगतान होगा वो सीधे सीधे 15 लाख होगा, क्योंकि फंड ज़्यादा है बीमा से। तो ये आज का आपका सेट रहा, और उम्मीद है कि ये जो चारों सेट हैं आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% है कि आप पूरे का पूरे क्वेश्चन आप कर लेंगे और निश्चय ही पास हो जाएंगे। तो इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चंस का सेट आएगा तो हम आपको आगे की वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।